हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वह शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसमें दोस्तों मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट वीडियो लिया हूँ जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विद्यालय में सीखने सिखाने तथा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है। ठीक है, विद्यालय में सीखने सिखाने तथा जो पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया है सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है। इसे ही शिक्षण कहा जाता है। जो ऐसी क्रियाएं होती हैं उसी को क्या बोलते हैं? शिक्षण का कार्य बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। मतलब एक टीचर अपने छात्रों को क्या करता है? ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षण क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें 3 बिंदु होते हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा है पाठ्यक्रम। इन तीनों के मेल से ही शिक्षण का कार्य पूरा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया कि ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है। ठीक है, ये कथन है। ये कथन किस ने दिया था? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन ने दिया था। एक और प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करता है। समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में क्या करता है? वृद्धि करता है। ये कथन कौन दिया था दोस्तों? जेम्स एम थाइन ने दिया था। देखते हैं एक और प्रश्न में। इसमें दिया है कि उत्तम शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। उत्तम जो शिक्षण है उसकी विशेषताएं क्या क्या है? चलिए हम लोग देख लेते हैं योकम व सिम्पसन के अनुसार। पहला है उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है। और आपका सेकेंड पॉइंट है इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, इस शिक्षण प्रक्रिया में जो सीखने वाला छात्र होता है वो स्वयं सीखने के लिए क्या होता है? वो प्रेरित होता है या रहता है। इसमें और देख लेते हैं। उत्तम शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर। ठीक है, जो आपका उत्तम शिक्षण है यह शिक्षक व छात्र के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। मतलब इसमें छात्र और टीचर दोनों क्या सक्रिय होते हैं। आपका चौथा पॉइंट है यह प्रेरणात्मक तथा सृजनात्मक होता है। जो आपका शिक्षण होता है वो क्या होता है? प्रेरणात्मक और सृजनात्मक होता है। चलिए देखते हैं उत्तम शिक्षण के बाद। शिक्षण की मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है। ठीक है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। ये जो कथन है यह किसने दिया था? यह रायबर्न महोदय ने दिया था। देखते हैं नेक्स्ट संप्रेषण क्या है। ठीक है, संप्रेषण के बारे में देख लेते हैं। दो व्यक्ति के बीच, ठीक है, कोई दो व्यक्ति हैं उनके बीच आप अपने भाव विचार तथा अन्य जो भी तथ्य हैं एक दूसरे से क्या करते हैं? आप आदान प्रदान करते हैं, वो आपका संप्रेषण कहलाता है। देखते हैं अगले प्रश्न में संप्रेषण के घटक। तो संप्रेषण के घटक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है प्रेषक, जिसमें आप टीचर को रखते हैं। दूसरा है संदेश। ठीक है, और ये जो तीसरा आपका पॉइंट है माध्यम, मतलब कि जो आपका संदेश किसके माध्यम से दिया जा रहा है। और चौथा ग्राही, जो ग्रहण कर रहा है, मतलब कि आपका छात्र हो जाएगा। और आपका चौथा है पांचवा है प्रतिपुष्टि। देखते हैं संप्रेषण के प्रकार बताइए। तो दो होते हैं, एक शाब्दिक संप्रेषण होता है, एक अशाब्दिक संप्रेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया गया? व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है? तो एजी मेलविन ने व्यक्तिगत संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। ठीक है, इन्होंने बताया कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता प्रदान करना या आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक क्या करना? साक्षात्कार करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें पूछा है कि सामूहिक संप्रेषण के गुण बताइए। चलिए हम लोग इसके गुण देख लेते हैं। पहला है यह विधि सरल एवं सस्ती है, इसी कारण व्यवहारिक है। दूसरा है
बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। तीसरा है, यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए क्या उपयोगी होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, फ्रावेल के अनुसार शिक्षण क्या है। तो फ्रावेल के अनुसार देख लेते हैं, बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना क्या होता है, अस्थायी होता है। ये फ्रावेल के अनुसार शिक्षण का डिफिनेशन है। प्रेरणा के तरीके बताइए। तो प्रेरणा के शाब्दिक, जिसमें आप शाबाश, अच्छा, उत्तम और अति उत्तम, ऐसे आपको शाब्दिक आपको प्रेरणा मिलता है। दूसरा अशाब्दिक होता है, जिसमें आपको दंड और पुरस्कार दोनों आते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में इसमें पूछा कि रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है। चलिए देख लेते हैं। मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है। ठीक है, आपकी रुचि क्या है, प्रच्छन्न ध्यान है, तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो देख लेते हैं। पहला, श्रम एवं समय की बचत होती है। ठीक है, श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। दूसरा है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध तरीके से होता है। जो आपका शिक्षण अधिगम का कार्य होता है वो क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, और जो आपका शिक्षण का उद्देश्य क्या है वो पूर्ण हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। ये बोल रहे हैं कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। देखते हैं इसमें आवृत्ति सिद्धांत का मूल भाव क्या है। आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव हम लोग देख लेते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम हो जाती है। मतलब कि किसी भी आप तथ्य को बार बार उसको याद कर रहे हैं या उसको दोहरा रहे हैं तो आपको जो विस्मरण, जो भूलने की शक्ति क्या है हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। देखते हैं अगले प्रश्न में, शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं। जो आपके शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का आप ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग रेमंड के अनुसार देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को समझाइए। सरल से जटिल की ओर, इस सूत्र का आशय है कि छात्रों को पहले सरल, उसके पश्चात जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय उनकी रुचि व ध्यान में बना रहे। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले छात्रों को सरल, उसके बाद उस छात्र को जटिल बातों की जानकारी देना चाहिए, जिससे पाठ व विषय की रुचि क्या है, बनी रहे, बच्चों का ध्यान उसमें लगा रहे। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सूत्र है। देखते हैं अगले प्रश्न में, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसको पृथक पृथक या अंश की जानकारी दी जाती है। तो वो सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। एक और प्रश्न देख लेते हैं, बालक जो पहले जानता है उसको आधार मानकर उन बातों को बताया जाता है तो वे नहीं जानते, क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार लिखिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए। ठीक है, जो सामने दिख रही हैं उस वस्तुओं से किया जाए, तथा सूक्ष्म बातों से हो। इसे मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो वो कौन सा है, पूर्ण से अंश की ओर।
एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है कि शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि द्वारा ही किया जाता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर विधि पर पार्कर का विचार समझाइए। तो इनका जो विचार देख लेते हैं। प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। वर्णन विधि के तरीके, पहला चित्र एवं मॉडल द्वारा, दूसरा भ्रमण द्वारा, तीसरा करके या प्रयोग द्वारा। व्याख्यान विधि के लाभ लिखिए। तो पहला है जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान, विषय की सरलीकरण, स्वास्थ्य की भावना, ठीक है, 100 अध्याय, 100 अध्याय खुद उसको पढ़ने की आपके अंदर भावना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना एवं तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। ये सब किसकी, जो व्याख्यान विधि के, इन सबके ये क्वालिटी मतलब लाभ हैं। खेल विधि पर ह्यूजेज एवं यूजेज का विचार लिखिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है तो उसमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षण माली होता है। यह कथन किसने व्यक्त किया था? तो ये किंडरगार्टन विधि के जनक फावेल ने। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भाषा शिक्षण की दक्षता कौन सी है? तो वो 4 होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है? कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है। आपका कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभव व कौशल के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। ठीक है। कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है? तो इसका मूल सूत्र देख लेते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। जो आपका कार्यशाला का मूल सूत्र यही है कि कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप लोग आपस में मिलजुल कर या सहयोगात्मक भाव से उस कार्य को करें। भ्रमण विधि से क्या आशय है? तो भ्रमण से आशय है घूमना। स्पष्ट है कि इस विधि में स्थलों वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। इस विधि को शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं। भ्रमण विधि के लाभ देख लेते हैं। पहला है सीखना रुचिपूर्ण लगता है। दूसरा सामाजिक भावना का विकास होता है। तीसरा समस्त इंद्रिय क्या होती है आपकी क्रियाशील होती हैं। चौथा सीखने में स्वतंत्रता रहती है। TLM का पूरा नाम और इसका उपयोग। तो इसका जो पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको आप हिंदी में बोल देंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, तथा इसका उपयोग कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न में। गतिविधि से आप क्या समझते हैं? वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है अस्थायी होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, जब भी कोई सीखने या सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि द्वारा कराई जाती है तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। यह शिक्षण क्या है? नवीन विधा है। बाल केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में
इसमें बालक ही क्या होता है, प्रधान होता है, और इसी के विकास के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। प्रश्न दोस्तों देखते हैं, क्रियापरक विधि से क्या अभिप्राय है। क्रियापरक विधि का प्रयोग उसमें किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। देखते हैं एक और प्रश्न, रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख लिखिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है गीत या कविता, ठीक है। दूसरा है कहानी चित्रण, जो रुचिपूर्ण शिक्षण में जो आप क्रियाकलाप यूज करते हैं उनका। खेल, अभिनय या नाटक, भ्रमण और निरीक्षण। पहेली, वार्तालाप, पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दिया है कि गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है। शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है। दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बनाए। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख ले कि वे उसके जीवन का अंग बन जाए। ये दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ है। देखते हैं दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। पहला है छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है। तीसरा है ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। आपका चौथा है शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना। अगले प्रश्न दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है। देख लेते हैं इसका उत्तर। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में क्या करता है, अग्रसर करता है। उपचारात्मक शिक्षण की एक परिभाषा शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न सामान्य योग्यता के कारण नहीं, अंशतः अथवा पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो जो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं उनके लिए उपयोगी है, जो पिछड़े बालक होते हैं शैक्षिक रूप से। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ। वह 1994 में हुआ था। छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। तो वो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसी के माध्यम से किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो इसका जो तात्पर्य है कि शिक्षण का जो लघु रूप होता है वह सूक्ष्म शिक्षण होता है। शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है, वह सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता तो वो वो जनक एनल है। ठीक है, मतलब एनल ही है जो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीकों से संपादित करता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्न कैसे होते हैं। वह प्रश्न कैसे होते हैं, प्रश्न प्रासंगिक हो, प्रश्न
स्तरानुकूल हो, उस क्लास के अनुकूल हो। जैसे कक्षा 4 का क्लास है तो उसी के अनुसार उसके प्रश्न होना चाहिए, उसका स्तर के अनुसार। तीसरा है प्रश्नों में विविधता तथा बोधगम्य हो। चौथा है प्रश्न पाठ के अनुसार क्या हो, क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है या जाता है? पहला है प्रश्न पूछकर, चित्र बनाकर, रिक्त स्थान भरवाकर, वाक्य जो है अधूरा छोड़कर, खेल, संगीत, कविता द्वारा और फ्लैश बोर्ड का प्रयोग करके आप छात्र सहभागिता कौशल को अधिक रुचिपूर्ण बना सकते हैं। पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं या क्या अर्थ है? पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या होता है, प्रभावशाली बनाता है। देख लेते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर को उन अधिगम दक्षताओं के अर्थ में निरूपित किया जाता है जिसमें किसी विशेष कक्षा अथवा शिक्षा स्तर के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्व दक्षता की प्राप्ति क्या कहलाता है, अपेक्षित अधिगम कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें दिया है कि अधिगम का या अधिगम अनुभवों के प्रकार बताइए। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अधिगम जो अनुभव उनके प्रकार। भावात्मक अधिगम अनुभव, ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव, तीसरा आपका क्रियात्मक अधिगम अनुभव। देखते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब की गई थी? तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया था? तो वो डॉक्टर R.H. दुबे, ठीक है, समिति द्वारा किया गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी? जो आपकी प्रयोग प्रदर्शन विधि या विज्ञान जो शिक्षण होता है उसके लिए उपयोगी है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बहुकक्षा शिक्षण क्या है? बहुकक्षा शिक्षण की क्या है, नवीन विधा है जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण क्या होता है, आपका बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो हेलन पारवर्ट ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस शिक्षण पद्धति में पहली बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर बल दिया गया था? वो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति के ऊपर। शिक्षण अधिगम सामग्री से आपका क्या अभिप्राय है? चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऐसा उपकरण, साधन या सामग्री जो शिक्षण को सरल सहज रूप से बोधगम्य बनाता है। ऐसा उपकरण, साधन या सामग्री हो जो शिक्षक को जो शिक्षण को सरल एवं सहज या बोधगम्य बनाता हो, उन्हें शिक्षाविद शिक्षण अधिगम प्रणाली का नाम देते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री जो शिक्षण अधिगमों को क्या देती है, गति प्रदान करती है या गति देती है। स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार बताइए। तो वो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है दृश्य सामग्री जो आप देख सकते हैं, ठीक है। श्रव्य सामग्री जो आप सुन सकते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उपलब्धता के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है बालकों एवं अध्यापकों द्वारा निर्मित सामग्री। दूसरा है बाजार से क्रय सामग्री। नेक्स्ट है तीसरा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री। अब आपका लास्ट है
प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं सामग्री। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डाइट का पूरा नाम। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है NVRC का प्रमुख क्या होता है या कौन होता है, तो वो संकुल प्रभारी होता है। BRC का पूरा नाम, तो BRC का पूरा नाम बालक संशोधन केंद्र। NPRC का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन कहलाता है, वो ग्राम प्रधान कहलाता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन कहलाता है, प्रधानाध्यापक कहलाता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो इलाहाबाद में है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है, तो वो भी इलाहाबाद में स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है, तो जो आपका राज्य हिंदी संस्थान है वो वाराणसी में है। राज्य तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों वो लखनऊ में है। नेक्स्ट आंग्ल शिक्षण संस्थान, ये भी कहाँ है, इलाहाबाद में है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो आपका लखनऊ में स्थित है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों वो इलाहाबाद में स्थित है। NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक और प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 में हुआ था। देखते हैं एक और प्रश्न। SCERT, ठीक है, SCERT का ये कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, वो 1995 में हुआ था। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री के संबंध में बताइए, देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में सरलता, विभिन्नता, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति एवं अधिगम स्तर में तीव्रता तथा स्थायित्व आदि ऐसे गुण हैं जो कि उसके सर्वोत्तम स्वरूप को क्या करता है, विकसित करता है या करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि उत्तम शिक्षण सामग्री की दो विशेषताएं लिखिए। पहला है शिक्षण सामग्री बिना लागत की होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षण सामग्री अल्प लागत की होनी चाहिए। दोस्त शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य अर्थ स्पष्ट कीजिए। कक्षा में विषय वस्तु का प्रदर्शन करना। देख लेते हैं शिक्षण में सहायक श्रव्य उपकरण कौन सा है, तो वह श्रव्य जिसको आप सुन सकते हैं, रेडियो है। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित पद्धतियाँ कौन सी हैं, तो वो डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति तथा किंडरगार्टन पद्धति क्रियाशीलता के सिद्धांत पर क्या ये आधारित है। क्रियाशीलता के सिद्धांत के गुण लिखिए। तो पहला है आत्मविश्वास बढ़ाता है, बालक कार्य या पाठ को क्या करता है, शीघ्र सीख जाता है। नेक्स्ट है बालकों को व्यवहार परिमार्जन होता है। रुचि का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षण द्वारा किसी पाठ को चित्रों, मॉडलों तथा कहानियों के आधार पर पढ़ाया जाना रुचि पर आधारित शिक्षण, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्न दिया है कि नियोजन शिक्षण के लाभ। पहला है शिक्षण क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, श्रम व समय की बचत होती है, अधिगम क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। उक्त कथन किसने कहा या किसने दिया है, तो यह मनोवैज्ञानिक रायबर्न महोदय ने दिया था। आवृत्ति के आधार पर शिक्षण के तरीके क्या हो सकते हैं, बताइए। तो निम्न तरीके हो सकते हैं। पहला है मौखिक परीक्षण, गृह कार्य छात्रों से, पाठ समझाने को कहना छात्रों से, ठीक है।
कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान, कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है? छात्र क्या है, अधिगम के लिए प्रेरित होता है। देखते हैं नेक्स्ट, संप्रेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पूर्व अनुभव से आप क्या समझते हैं? पूर्व अनुभव से अभिप्राय व्यक्ति के पिछले विचारों, कृत्यों, ज्ञान तथा अनुभव से लगाया जाता है। सुनियोजित संप्रेषण से क्या आशय है? सुनियोजित संप्रेषण से आशय उचित प्रकार से योजना बनाकर संप्रेषण प्रक्रिया को क्या करना है, पूर्ण करना होता है। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट कीजिए। पहला है विषय से क्रमबद्धता, दूसरा है पूर्व ज्ञान से संबंधित, तीसरा है प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित, चौथा है प्रेरणा स्पष्ट, ठीक है, प्रेरणा स्पष्ट, लास्ट है आपका उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न प्रविधि के जन्मदाता या विधि के वह सुकरात महोदय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवरण, ठीक है, विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है। उक्त जो कथन है किस विद्वान ने दिया है? तो यह डॉक्टर रविशंकर मेनन का है। वर्णन विधि से आपका क्या अभिप्राय है? इस विधि में विषय वस्तु को विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: चित्र एवं मॉडल का उचित प्रयोग, भ्रमण तथा कार्य को करके या प्रयोग द्वारा सीखना। शिक्षण के अंतर्गत वर्णन विधि में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है वर्णन विषय वस्तु पर आधारित हो, भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, वर्णन करते समय छात्रों के बौद्धिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। व्याख्यान विधि के कोई 2 लाभ। पहला है स्वाध्याय की भावना का विकास। इस विधि से बालक को पाठ के हर पहलू का ज्ञान होता है। शिक्षण में स्पष्टीकरण विधि के 2 लाभ, क्रमबद्धता तथा तार्किकता, दूसरा है प्रत्येक पहलू तथा बिंदु का ज्ञान। छात्र समूह में कार्य करके ही वास्तविक रूप से सीखता है। स्पष्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है चर्चा का विषय स्पष्ट होना चाहिए आपका। दूसरा है समूह का विभाजन छोटी छोटी इकाइयों में होना चाहिए। तीसरा है एक ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा है चर्चा के अंत में प्रश्न पूछकर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। रुचिपूर्ण शिक्षण की कोई 3 विशेषता लिखिए। पहला, करके सीखने विधि क्या होती है? अपना रुचिपूर्ण तरीका अपनाना। दूसरा, आनंददायक शिक्षण पद्धति अपनाना। तीसरा, बालक के अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अपेक्षित अधिगम स्तर पर निर्धारण क्यों किया जाता है? ये देख लेते हैं। पहला, विविध छात्रों की उपलब्धि स्तर की विषमताओं को दूर करना। दूसरा है छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना। तीसरा है छात्रों को शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करना। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उत्तम हो सकती है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला, जो विषय वस्तु को अच्छी तरह समझाती हो। दूसरा है जो आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा है जो निर्मित की जा सकती है। चौथा है कक्षा के सभी छात्रों को प्रेरित करने वाली हो। ठीक है, ये आपके शिक्षण अधिगम सामग्री उत्तम के गुण हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शिक्षण का रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को किसके प्रयोग में दक्ष होना चाहिए? चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण के अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसी अधिगम प्रणाली जो आकार, प्रकार, रंग एवं कलात्मकता से क्या हो, पूर्ण हो, प्रयोग करना चाहिए।
ऐसी सामग्री निम्न को सम्मिलित करते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है जो एक से अधिक विषयों का प्रयोग हो सके, ठीक है, जो एक से अधिक विषयों का या विषयों में प्रयोग हो सके। दूसरा है जो एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके। लास्ट है जो विषयवार पाठ के अनुरूप हो। देखते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न में, अपेक्षित अधिगम स्तर का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो छात्रों को कुशलतम, ठीक है, या पारंगतता के स्तर तक ले जाना ही अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य होना चाहिए। पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य किसका है, वह शिक्षक का कार्य होता है। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। इसमें प्रयोग से, ठीक है, छात्रों की क्या है, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। शिक्षण सामग्री के रख रखाव में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। शिक्षण सामग्री को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ नमी तथा दीमक न हो, कीड़ों आदि से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए तथा अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह अधिक समय तक क्या सुरक्षित रह सके। शिक्षण कौशल से क्या अभिप्राय है। अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के व्यवहारिक कौशलों का विशेष महत्व है। यदि शिक्षक आधारभूत शिक्षण कला में निपुण नहीं है तो वह छात्रों को उचित मार्गदर्शन करने और उनमें वांछित परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि अगर यदि एक टीचर, ठीक है, आधारभूत शिक्षण की कला में निपुण नहीं है तो वह किसी भी छात्र को, ठीक है, उचित मार्गदर्शन करके या उसके जो वांछित परिवर्तन है उसमें सफल नहीं हो सकता। इसमें और देखेंगे शिक्षण को, ठीक है, शिक्षक को शिक्षण कला में निपुण होने के लिए शिक्षण क्रिया के समय शिक्षक द्वारा प्रतिपादित व्यवहारों की जानकारी करके उनका अभ्यास करना नितांत आवश्यक है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा विभिन्न व्यवहारों का संपादन होता है। इस प्रकार व्यवहारों को शिक्षण कौशल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्र वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, शिक्षण की कोई दो उद्देश्य बताइए। पहला है मानसिक क्षमता का विकास करना, दूसरा है क्रियाशीलता का विकास। व्यक्तिक संप्रेषण के दो लाभ, पहला ज्ञान प्राप्ति, सही भाषा तथा सही उच्चारण। शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षण के उस प्रविधि से है जिसमें बालक को खोज करने वाले की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। देखते हैं अगर प्रश्न में दिया है कि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है, ठीक है। तो प्रयोग प्रदर्शन अनुसंधान विधि है क्योंकि ये बालक करके सीखता है। इस विधि से क्या होता है, बालक करके सीखता है, इसीलिए। रुचिपूर्ण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। 4 लाइनें दी हैं। पहला है रटने के बजाय सीखने पर बल, दूसरा है सीखने को आनंदमयी बनाना, तीसरा है बालक के व्यक्तिगत का विकास, चौथा है ह्रास व या एवं अवरोध को रोकना। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। जो कुछ विद्यार्थी जानते और समझते हैं उसी के माध्यम से नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ने
जोड़ देना। प्रस्तावना की प्रमुख उद्देश्य। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, क्या होते हैं? ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षण सामग्री जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो। बहुउद्देशीय सामग्री जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। संप्रेषक के प्रमुख घटकों का नाम तो 3 होते हैं। प्रमुख, प्रेषक, ठीक है, संदेश और ग्राही। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें दिया कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? तो भाटिया के अनुसार देख लेते हैं बीडी। प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती, जो आपकी प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है और वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे वह क्या कर ध्यान पूर्वक पढ़ता है, याद करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। उदाहरण जो विधि है उसके 2 उदाहरण या उपयोगिता। तो पहला उपयोगिता देख लेते हैं। उदाहरण से पाठ्य वस्तु रोचक, बुद्धगम्य एवं स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण का प्रयोग विशेष सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है और नया ज्ञान क्या करता है? प्रदान करता है। प्रश्न दोस्तों देखते हैं, इसमें दिया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। एक और प्रश्न देखते हैं, दक्षता आधारित विधि के सोपान। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान है। पहला है पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण। दूसरा है सहायक सामग्री की व्यवस्था। तीसरा है विषय वस्तु को क्या है? प्रस्तुतिकरण। चौथा है नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण। पांचवा है अभ्यास। छठवां है अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण। सातवां है प्रयोग। देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। आपका उपचारात्मक शिक्षण छात्र के अंदर जो अशुद्धियां उसको दूर करने के लिए किया जाता है। छात्रों की दुर्बलता को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि जिससे उसकी कठिनाइयां, दुर्बलता तथा बुरी आदतें को दूर करके सीखने के दूषित प्रभावों को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो पहला है खेल विधि, दूसरा है किंडरगार्टन विधि, तीसरा है मॉन्टेसरी विधि, चौथा है प्रोजेक्ट विधि, आपका पांचवा डाल्टन विधि। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।